हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 22 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, पार्लियामेंट ऑलरेडी हमने कर लिया है टोटल 3 पार्ट्स में। अब ये कमिटीज़ वाला पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बेसिकली काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन है, ओवरलैपिंग है विद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। तो पूरा रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, तो जहाँ पे वेरिएशन है वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेरा। देखिए, अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करना है। करोगे ना? अच्छा, दूसरी बात, प्रेप आईएएस ने लॉन्च किया है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जो कि एक पेड कोर्स है। 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 35 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे एंड दिस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस क्रैश कोर्स प्रोग्राम। ओके, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और जो पेपर से आप अपने शेड्यूल के हिसाब से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलराइट, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन और सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी की। देखिए, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो हमने देखा था कि भाई लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ पे 543 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 245 मेंबर्स हैं। तो अगर किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कशन करना है तो आपको नहीं लगता कि मेंबरशिप काफ़ी ज़्यादा है? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि अच्छे से इफेक्टिवली डिस्कशन हो जाए। तो हमें एक छोटी बॉडी चाहिए ताकि इन डेप्थ एग्जामिनेशन हो सके। इसके अलावा देखिए, जो पार्लियामेंट है इसके फंक्शंस काफ़ी वेरीड हैं। हमने देखा था मल्टी फंक्शनल रोल होता है पार्लियामेंट का। ओके, एंड विद टाइम चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। भाई, टेक्नोलॉजी का दौर है, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं, पहले से ही काफ़ी लोड होता है। ओके, इसके अलावा देखिए, एक्सपर्टीज का भी इशू है और टाइम का भी इशू है, क्योंकि टाइम भी कम है आपके पास, एक्सपर्टीज भी जनरली नहीं होती हैं। तो अगर किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपको इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? एक स्मॉलर बॉडी की, स्मॉलर बॉडी की जिसमें कम मेंबर हो, 30 से 40 मेंबर हो, ताकि वो उसको टाइम भी दे सकें और उसका इन डेप्थ एग्जामिनेशन भी कर सकें। और यहीं पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पार्लियामेंट्री कमिटीज का। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेल्ड स्क्रूटनी। ओके, तो अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज की। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं कहीं पे मेंशन किया हुआ है अबाउट दीज कमिटीज, बट कोई डिटेल्ड स्पेसिफिक प्रोविजंस आपको नहीं मिलते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जो डिटेल्स हैं लाइक कंपोजिशन, टेन्योर, फंक्शंस, ये हमें मिलते हैं रूल्स ऑफ 2 हाउसेस। ठीक है, तो जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनके जो रूल्स हैं वहां पे इनके बारे में डिटेल्स हमें मिलती हैं। ओके, अब देखो, पार्लियामेंट्री कमिटी का मतलब क्या है? अगर कोई कमिटी है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये कमिटी पार्लियामेंट्री है या नहीं है? ओके, तो भाई इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये है, अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, तो वो जो कमिटी है क्या उसको अपॉइंट किया गया है
इलेक्ट किया गया बाय द हाउस या नॉमिनेटेड है बाय स्पीकर और चेयरमैन, ये देखा जाएगा। देन वर्क्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ स्पीकर चेयरमैन, उनके डायरेक्ट अंडर में काम करते हैं। देन ये जो कमिटी है ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, स्पीकर को, चेयरमैन को, ओके। एंड हैज ए सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा, राज्यसभा, ओके। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जो आप देखोगे और डिसाइड करोगे कि क्या एक कमिटी पार्लियामेंट्री कमिटी है या नहीं है। जैसे कि एक होता है कंसल्टेटिव कमिटी, क्या होता है, कंसल्टेटिव कमिटी, तो इसमें भी जो मेंबर्स होते हैं वो एमपी ही होते हैं, बट ये कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो नहीं करती हैं, ओके। इसलिए क्राइटेरिया जानना हमारे लिए जरूरी है, ओके। अब देखो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं ये 2 तरह की हो सकती हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमिटीज। हमने देखा था स्टैंडिंग मतलब परमानेंट नेचर और एडहॉक मीन्स टेम्पररी नेचर। तो जब कोई मैटर आ गया तब इनको बना दिया जाता है टेम्पररी नेचर, और स्टैंडिंग कमेटी ये परमानेंट नेचर की होती हैं। अब देखो स्टैंडिंग कमेटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ओके। टोटल 6 टाइप की होती हैं। पहला फाइनेंशियल कमिटीज, और इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, बजट में हमने देखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कमिटीज टू इंक्वायर, इसमें कमिटी ऑन पेटिशन, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमिटी, ये भी आपको देख लेनी चाहिए, ओके। देन कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, तो इसमें टोटल 6 कमिटीज आती हैं। कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पेपर्स लेड ऑन द टेबल, वेलफेयर ऑफ SC ST, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और कौन कौन सी हैं, कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, तो इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होती है, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स रेजोल्यूशन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रूल्स कमिटी होती हैं, एंड कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, आप इसको स्किप कर सकते हो, मैं भी कर दूंगा। देन हाउस कीपिंग कमिटी और सर्विस कमिटी, इसमें टोटल 4 कमिटी हैं, जनरल पर्पस कमिटी, हाउस कमिटी, लाइब्रेरी कमिटी एंड जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स, ओके। अब देखो इसको आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो हो गया अबाउट स्टैंडिंग कमिटी। अब बात करते हैं एडहॉक कमिटीज की। देखिए जो एडहॉक कमिटीज हैं इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंक्वायरी कमिटी, तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे अगर इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी कमिटीज बनाई जाती हैं। ये बेसिकली जॉइंट कमिटी भी हो सकती है और सेलेक्ट भी हो सकती है। मींस इन जॉइंट कमिटी दोनों हाउसेस से मेंबर होते हैं, इन सेलेक्ट एक ही हाउस से मेंबर होते हैं, ओके। तो इंक्वायरी कमिटी जो है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे इंक्वायरी करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, ओके। जो एडवाइजरी कमिटी है बेसिकली ये बिल्स के लिए होती हैं। हमने देखा था कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जब बिल एक्ट बनता है तो बिल को रेफर किया जाता है किसी कमिटी के पास, तो ये वही कमिटी होती हैं, ओके। तो यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट कमिटी मिलेंगी, जॉइंट कमिटी मिलेंगी ऑन बिल्स, ठीक है। तो बिल्स के लिए बेसिकली इनको बनाया जाता है, विच आर अपॉइंटेड टू कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन पर्टिकुलर बिल्स। तो जो सेलेक्ट होंगी उसमें एक ही हाउस के मेंबर होंगे, जो जॉइंट कमेटी होंगी उसमें दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, ओके। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इंक्वायरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटीज की। मेंस में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा फाइनेंशियल कमिटीज को। पहला है पब्लिक अकाउंट कमेटी,
देखिए ये जो कमिटी है इसको 1921 में पहली बार सेटअप किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। टोटल मेंबरशिप 22 की है। इसमें से 15 मेंबर्स बिलोंग करते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स बिलोंग करते हैं राज्यसभा से। तो दोनों हाउस का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा इन पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब भाई इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर, तो एवरी ईयर मेंबर्स का इलेक्शन होगा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। और मेथड क्या है इलेक्शन का? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिल सके इन पब्लिक अकाउंट कमिटी। ओके, अब देखो मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी। अब भाई चेयरमैन जो है वो कौन अपॉइंट करेगा? इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। तो चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो 1967 से ये कन्वेंशन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कन्वेंशन है कि जो चेयरमैन होगा इस कमेटी का वो अपोजिशन से ही होगा। इसीलिए अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ओके, इनका फंक्शन क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई देखिए जो सीएजी है, सीएजी की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना। देखिए सीएजी 3 रिपोर्ट सबमिट करते हैं एनुअली। बेसिकली एक तो होता है अप्रोप्रिएशन पे, दूसरी होती है फाइनेंस पे, और तीसरी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग। तो भाई इनको एग्जामिन करने का काम किसका है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का है। ठीक है, तो ये जो कमेटी है इसकी मेन ड्यूटी क्या है? टू असर्टेन वेदर द मनी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट हैज बीन स्पेंट बाय द गवर्नमेंट विद इन द स्कोप ऑफ द डिमांड। तो जिस पर्पस के लिए आपने पैसा मांगा था, क्या उसी पर्पस के लिए आपने यूज किया है क्या? तो जो टेक्निकल मैटर्स होते हैं उसको भी एग्जामिन किया जाता है। इसके साथ साथ इकोनॉमी प्रूडेंस ये भी देखा जाएगा कि भाई कहीं आपने इनएफिशिएंसी तो नहीं दिखाई है, आपने करप्शन तो नहीं किया है, कोई लॉस तो नहीं हुआ है, ये सब देखा जाता है। ओके, ये सब एग्जामिन किया जाता है। सो दिस इज पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब देखो ये जो काम है थोड़ा एक्सपर्टीज वाला काम है। तो इसमें जो सीएजी हैं वो आपको असिस्ट करते हैं एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी ऐसी कमिटी है जिसमें सीएजी का असिस्टेंस आपको मिलता है, जहां पे सीएजी गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर की तरह एक्ट करते हैं। तो द आंसर इज पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब देखो ये जो कमिटी है बहुत सारी लिमिटेशंस है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये एडवाइजरी नेचर की होती हैं। ठीक है, तो जो इनकी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। आप मान भी सकते हो, आप नहीं भी मान सकते हो। ओके, देन आप पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हो गया है, उसके बाद आप ऑडिट कर रहे हो, आप एग्जामिन कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली पोस्टमार्टम वाला जॉब इनका होता है। ठीक है, पोस्टमार्टम। देन जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं उसमें आप इंटरव्यू नहीं कर सकते हो। ओके, इसके अलावा पावर ऑफ डिस अलावेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय डिपार्टमेंट ये आपके पास नहीं है। ओके, आप ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हो, केवल पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि क्या डिसीजन लेना है, जो भी आपकी फाइंडिंग है उसके ऊपर। तो बेसिकली आप केवल एडवाइस करोगे, बाइंडिंग आपकी रिकमेंडेशन नहीं होगी। पोस्टमार्टम वाला जॉब होता है, पॉलिसी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल कमिटी। ओके, पब्लिक अकाउंट कमिटी। एंड देखिए जनरली ये जितनी भी फाइनेंशियल कमिटीज हैं ये सब में लिमिटेशन आपको सेम ही मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एस्टिमेट्स कमेटी। अब भाई ये जो कमेटी है इसका ओरिजिन है 1921। ओके, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी थी वो बनाई गई थी 1950 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, अब इसमें देखिए 30 मेंबर्स होते हैं और ये सारे मेंबर्स लोकसभा से ही होते हैं। तो ये एक स्पेशल फीचर है। वहां पे 22 थे बट 15 + 7 यहाँ पे 30 है
और केवल लोकसभा से ही होंगे। राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन एस्टीमेट कमिटी में आपको नहीं मिलेगा। ओके, बाकी मेथड ऑफ इलेक्शन सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऑब्जेक्टिव वही कि जितनी भी पार्टीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। टर्म आपका 1 साल का होगा, मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं हो सकते हैं। अब जो चेयरमैन है अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, और ये रूलिंग पार्टी से होते हैं, वहां पे अपोजिशन, यहां पे रूलिंग पार्टी। तो ये सब ऐसे पैंच है ना जिसपे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली एस्टीमेट कमेटी है तो एस्टीमेट को एग्जामिन करेगी, तो जो बजट एस्टीमेट होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। मीन्स किस तरह से पैसा आप बचा सकते हो, किस तरह से और एफिशिएंसी आप इंक्रीज कर सकते हो, और इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ चुका है इन प्रीलिम्स कि भाई कौन सी ऐसी कमिटी है जिसको कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी कहा जाता है। द आंसर इज एस्टीमेट्स कमिटी। ओके, तो आप इकोनॉमिक्स सजेस्ट कर सकते हो, आप अल्टरनेट पॉलिसी बता सकते हो कि भाई इस तरह से भी बनाई जा सकती हैं। लिमिटेशंस वही होंगी जो हमने पहले देखा है, बेसिकली examines the budget estimates only after they have been voted by the parliament। तो वोटिंग से पहले आप एग्जामिन नहीं कर सकते हो, पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, एडवाइजरी आपकी रिकमेंडेशन होंगी जो कि बाइंडिंग नहीं होती हैं। अब देखो इतने सारे एस्टिमेट्स होते हैं एंड 1 साल में आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो एग्जामिन्स एवरी ईयर ओनली सर्टेन सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज एंड बाय रोटेशन आप जो है सारी मिनिस्ट्रीज को कवर करते हो ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, यहाँ पे सीएजी की हेल्प आपको नहीं मिलेगी और उनकी जो एक्सपर्ट गाइडेंस है वो आपको नहीं मिलेगा, एंड पोस्टमार्टम का काम आप करते हो, ठीक है, पैसा तो खर्च हो चुका है। ओके, तो ये लिमिटेशन है फाइनेंशियल कमिटी की। अब आता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ओके, तो भाई ये जो कमिटी है इसको 1964 में क्रिएट किया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी। देखो इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसको बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी। द आंसर इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब यहां पे भी 22 मेंबर्स होंगे, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, तो ये सेम चीज हो गई। 10 मेंबर्स का इलेक्शन वैसे ही होगा, तो ये प्रिंसिपल सब में सेम है, तो आपको याद कम करना पड़ेगा। ओके, टर्म 1 साल की होती है, मिनिस्टर्स जो है वो मेंबर नहीं होंगे, ये भी सब में सेम ही है। अब देखो जो चेयरमैन है ये लोकसभा से होंगे, तो पहले अपोजिशन से होंगे, फिर रूलिंग पार्टी से होंगे, अब लोकसभा से होंगे। तो ये रूलिंग पार्टी भी हो सकती है, अपोजिशन भी हो सकती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अपॉइंटेड बाय स्पीकर, ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली। अब देखिए जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं उनके अकाउंट्स को एग्जामिन करना इनका काम होता है, और जो सीएजी की रिपोर्ट होती है ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग उसको भी एग्जामिन करती है कमिटी। ओके, तो ये इनका फंक्शन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लिमिटेशंस क्या है, वही भाई सबको तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो 1 साल में 10 से 12 मैक्सिमम जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं पीएसयूज वगैरह, केवल उन्हीं को आप एग्जामिन कर पाते हो, पोस्टमार्टम का काम आपका होता है, ठीक है, एंड जो टेक्निकल मैटर्स होते हैं वो आप देख नहीं पाओगे, भाई एक्सपर्टीज आपके पास है नहीं, और रिकमेंडेशन एडवाइजरी है, नॉट बाइंडिंग। ओके, तो देखिए लिमिटेशन वगैरह सब में कॉमन है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्शन का मेथड सब में कॉमन है, मेंबरशिप वगैरह कॉमन है, मिनिस्टर्स नहीं होंगे ये कॉमन है, तो इस तरह से आप जो है अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो पार्लियामेंट्री कमिटी है इसमें सेकेंड कैटेगरी क्या है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी में तो हमने इसको कब पढ़ा था, बजट के टाइम पे, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स कमिटी ऑफ लोकसभा, ये क्वेश्चन आता है कि भाई किसकी रिकमेंडेशन से बनाई गई थी, तो रूल्स कमिटी ऑफ लोकसभा। 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी इनको सेटअप किया गया था 1993 में। 2004 में ये हो जाती है 24। ओके, इसमें से जो 8 कमिटी हैं वो राज्यसभा के अंडर में है, एंड जो 16 कमिटी हैं वो लोकसभा के अंडर में होती हैं।
तो 16 प्लस 8 ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, एंड कवर अंडर द जुरिडिक्शन ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। भाई पैसा तो सबको चाहिए, है ना, तो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं उनको एग्जामिन करते हैं, हमने देखा था। तो सारी मिनिस्ट्रीज कवर करते हैं और हर कमिटी में 31 मेंबर्स होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी कमिटी ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर है। तो 31 मेंबर्स यहाँ पे होंगे, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। ओके, तो दोनों हाउस से यहाँ पे मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखो जो चेयरमैन होगा, ठीक है, वो कौन क्या बोलते हैं अपॉइंट करेगा। तो अगर लोकसभा की कमेटी है तो वहां पे स्पीकर, और अगर राज्यसभा की कमेटी है तो वहां पे राज्यसभा चेयरमैन। ओके, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वो चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मिनिस्टर्स इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। In case a member after his nomination to any of the standing committee is appointed a minister, he ceases to be a member of committee, not minister। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई मेंबर मिनिस्टर बन जाता है तो ये मेंबरशिप जो है आपकी चली जाएगी। ओके, टर्म कितनी है, 1 साल की आपकी टर्म होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। अब आपका काम क्या है, एक तो हमने देखा था कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उनको आप एग्जामिन करते हो, ठीक है। इट ऑल्सो एग्जामिन बिल्स पर्टेनिंग टू द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, उनको भी एग्जामिन करने का काम होता है। जो मिनिस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसको भी कंसिडर किया जाता है। तो काफी कुछ काम है। ओके, लिमिटेशंस क्या है, वही कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप उसमें ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, ठीक है। should not generally consider the matters which are considered by other parliamentary committee, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। ओके, एंड जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी है, नॉट बाइंडिंग है ऑन द पार्लियामेंट। तो ये सब में कॉमन हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी है ना। अब भाई ये जो स्टैंडिंग कमिटी सिस्टम है इसकी मेरिट क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, स्पेशली द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, उसको सिक्योर करने में इन कमिटीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। देयर प्रोसीडिंग्स आर डिवॉइड ऑफ एनी पार्टी बायस, क्योंकि हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। प्रोसीजर इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। दिस सिस्टम मेक्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव मच मोर डिटेल्ड, इन डेप्थ। ओके, वही मैं आपको बता रहा था। पब्लिक एक्सपेंडिचर में इकोनॉमी इंश्योर करते हो, एफिशिएंसी इंश्योर करते हो। और देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पार्टिसिपेट करें और समझें कि गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करती है और अपना एक की रोल वो प्ले कर सकते हैं। ओके, देन आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो, ठीक है। राज्यसभा अपोजिशन पार्टी उनको भी यहाँ पे रोल एक मौका मिलता है कि वो जो एग्जीक्यूटिव है उनको कंट्रोल कर सकते हैं फाइनेंशियली। ओके, तो ये पॉइंट आप मेंस में लिख सकते हो कि थ्रू दीज कमिटीज जो राज्यसभा है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो भी जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल। हालांकि बाइंडिंग नहीं होगा पर ठीक है, फिर भी कुछ तो है। तो ये हो गई मेरिट ऑफ स्टैंडिंग कमिटी सिस्टम। अब बात करते हैं कमिटी टू इंक्वायर। अब देखो यहां पे बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है और मेंबरशिप क्या होती है, बस इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। तो अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो उसको एग्जामिन कौन करेगा, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, तो सेमी जुडिशियल है नेचर में। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी कमिटी सेमी जुडिशियल है, द आंसर इज कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, लोकसभा की जो कमिटी होगी उसमें 15 मेंबर्स होंगे और राज्यसभा वाली में 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड आता है कमिटी ऑन पेटिशन। तो भाई जब कोई बिल वगैरह इंट्रोड्यूस होता है, डिस्कशन होता है, तो बहुत सारी पेटिशंस भी आती हैं।
कि ये भी इंक्लूड कर लो, ये नहीं होना चाहिए। तो वो जो पेटिशंस हैं उनको एग्जामिन करने का काम किसका होता है? इस कमिटी का होता है, ऑन बिल्स एंड मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। ओके, अब देखो लोकसभा कमिटी में अगेन 15 मेंबर्स एंड राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं एथिक्स कमिटी की। तो भाई राज्यसभा में इसको 97 में बनाया गया था और लोकसभा में 2000 में। इसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली जो मेंबर्स हैं वो डिसिप्लिन रहे, एक डेकोरम मेंटेन रहे। तो ये काम होता है एथिक्स कमिटी का, टू इन्फोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने का काम एथिक्स कमिटी का होता है। ओके, आगे बढ़े। अब आता है कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, और इसमें पहला है जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। तो 15 मेंबर्स होंगे, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा, बिकॉज ये जॉइंट कमिटी है। तो दोनों हाउस से इसमें मेंबर होंगे। अब देखो, दिस कमिटी एग्जामिन्स द कंपोजिशन, कैरेक्टर ऑफ कमिटीज, अदर बॉडीज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो कमिटीज बनाई जा रही हैं, जो बॉडीज बनाई जा रही हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, और देखती हैं कि बेसिकली वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं है ना। रिकमेंड्स वेदर पर्सन होल्डिंग दीज ऑफिसेज शुड बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज एमपी और नॉट। तो ये काम किसका है? जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है। फिर आता है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज। देखो बहुत सी बार जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत सारे अश्योरेंस देते हैं कि भाई हाँ ठीक है हम इसको करेंगे, ठीक है, इसका रिप्लाई देंगे। तो इसको कौन एग्जामिन करेगा? तो ये कमिटी होती है, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज। तो दिस कमिटी एग्जामिन्स द अश्योरेंसेज, प्रोमिसेज, अंडरटेकिंग्स गिवन बाय मिनिस्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो जो लोकसभा की कमिटी होगी उसमें 15 मेंबर्स होंगे एंड राज्यसभा वाली में 10 मेंबर्स होते हैं। 1953 में इसको बनाया गया था। ओके, अब बात करते हैं कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। भाई देखिए, जो पार्लियामेंट है वो ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाती है लॉ का, बाकी जो डिटेलिंग होती है वो तो एग्जीक्यूटिव करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इस पे क्वेश्चन आया था इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब देखो पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए इन पॉलिटी, उस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसका मैराथन वीडियो काफी जल्दी आपके साथ होगा जिसको आप देख सकते हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि तैयारी कैसी चल रही है और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब ये जो कमिटी है ये क्या एग्जामिन करती है? वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बायलॉज डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट टू द एग्जीक्यूटिव आर बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय इट। क्या एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहे हैं क्या एज पर द रूल्स? ये एग्जामिन करती है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो दोनों हाउस में कमिटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स एंड 1953 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगली कमेटी आती है कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। 1975 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। जो लोकसभा की कमेटी है उसमें 15 मेंबर होते हैं एंड जो राज्यसभा की कमेटी है उसमें 10 मेंबर होते हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हो ना, एक टेबल बनाओ, यहाँ पे कमेटी का नाम और यहाँ पे लिखो मेंबरशिप, लोकसभा, राज्यसभा। इस तरह से आप याद कर लोगे काफी आसानी से। ओके, अब देखो जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत सारे पेपर जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं कहाँ पे? हाउस में, है ना। एग्जामिन्स ऑल पेपर्स लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस बाय मिनिस्टर्स, ठीक है, टू सी वेदर दे कॉम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट रूल। तो ये काम होता है कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC ST एंड सिमिलरली वुमेन के लिए भी होती है, वुमेन एम्पावरमेंट। तो भाई 30 मेंबर्स होंगे, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। यहां पे भी सेम है। ठीक है, अब ये जो SC ST वेलफेयर कमिटी है, बेसिकली जो नेशनल कमीशन फॉर SC ST इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको कंसिडर करने का काम होता है। ठीक है, टू एग्जामिन ऑल मैटर्स
रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ SC/ST, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST। अब देखो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसकी रिपोर्ट को कौन एग्जामिन करेगा? कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसको बनाया गया था 97 में। ओके, एग्जामिन्स द मेजर्स टेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट टू सिक्योर स्टेटस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन इन ऑल फील्ड्स। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है। अब अगला आता है कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। तो देखिए अब इतनी इंपॉर्टेंट कमिटीज नहीं है, जो पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, भाई बिजनेस कैसे डिसाइड करोगे, क्या टाइम टेबल होगा हाउस का, तो उसको रेगुलेट कौन करती है? ये कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो इसके चेयरमैन होंगे, स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस, राज्यसभा। लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द स्पीकर, एंड राज्यसभा में 11 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ठीक है, तो इट अलोकेट्स टाइम फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव अदर बिजनेस ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट। ओके, कि भाई क्या चीज डिस्कस करनी है, कब करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। अब आता है कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रिजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज डेप्यूटी स्पीकर इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, एंड राज्यसभा के पास ऐसी कोई कमेटी नहीं होती है। सेम फंक्शन इन द राज्यसभा परफॉर्म बाय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इसलिए ये जो कमेटी है इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो भाई ये कमेटी क्लासिफाई करती है बिल्स को, टाइम अलोकेट करती है फॉर डिस्कशन ऑन बिल्स रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट मेंबर के बिल्स को कितना टाइम देना है, कब डिस्कशन करना है, उसके लिए कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। तो दिस इज स्पेशल कमिटी ऑफ लोकसभा एंड 15 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग द डेप्यूटी स्पीकर एज चेयरमैन। हमने देखा था कि डेप्यूटी स्पीकर के पास एक प्रिविलेज होता है ना, वो यही प्रिविलेज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल्स कमिटी, भाई रूल्स कमिटी बेसिकली considers the matters of procedure, conduct of business in the house, recommends necessary amendment, addition to the rules of the house। भाई जो रूल्स बने हुए हैं उनमें क्या कुछ चेंजेस करने हैं, क्या अमेंडमेंट करने हैं क्या, उसके लिए रूल्स कमेटी। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, स्पीकर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। राज्यसभा में 16 मेंबर्स होंगे एंड चेयरमैन उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन है बट कोई बात नहीं, याद हो जाती है। एंड इसके अलावा बाकी कमिटीज आप छोड़ सकते हो, वो किसी काम की नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कंसल्टेटिव कमिटीज। देखिए कंसल्टेटिव कमिटीज आर नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज, एक तो ये चीज नोट डाउन कर लो। दूसरी बात, दे आर अटैच्ड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ इनको अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों हाउस से यहाँ पे आपको मेंबर मिलेंगे। ठीक है, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। अब जिस भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के साथ आपको अटैच किया है ना, तो वो मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ दैट मिनिस्ट्री कंसर्न एक्ट एज द चेयरमैन। ठीक है, तो वो चेयरमैन होंगे कंसल्टेटिव कमिटी के। ओके, तो बेसिकली एक इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए एक फोरम बनाया गया है ताकि जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपी हैं, वो आपस में डिस्कस कर सकें ऑन पॉलिसीज, प्रोग्राम्स। ठीक है, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन वगैरह हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो आप देख सकते हो कि ये कमिटी क्यों पार्लियामेंट्री नहीं है। वो जो 4 क्राइटेरिया थे आप उनसे चेक करिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर इनको कॉन्स्टिट्यूट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, मेंबरशिप इज वॉलंटरी, जिसकी इच्छा हो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम इज 30 और मिनिमम इज 10 मेंबर्स। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम मेंबरशिप आपको दी गई है। एंड दीज कमिटीज आर नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो लोकसभा डिजोल्व हुई तो ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जब न्यू लोकसभा आ जाती है। तो दीज आर कंसल्टेटिव कमिटीज। और इसी के साथ जो पार्लियामेंट्री कमिटी है वो हमारा एंड होता है। अब हम बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो यहाँ पे आर्टिकल 163 ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आर्टिकल 164 हम देखेंगे और उसमें भी क्या डिफरेंस है वो देखेंगे 74 75 में, क्योंकि चीजें कॉमन है।
अब देखो आर्टिकल 164 क्या कहता है कि चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स शेल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइज ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये तो सेम ही हो गया। यहाँ पे स्पेशल फीचर क्या है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर भी होगा। देयर शेल बी ए मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर who may in addition be in charge of welfare of SC and backward classes or any other work। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बिहार को एक्सक्लूड कर दिया था 94th अमेंडमेंट से, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब स्ट्रेंथ क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15%। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बट मिनिमम इज 12। तो 12 से लेके 15%, ये तो नंबर्स हैं और ये क्या है, परसेंटेज है। तो मिनिमम 12 नंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। ठीक है, जो आपको सीट्स मिलती हैं, तो मिनिमम 12 होंगे स्टेट्स में और मैक्सिमम 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो भी तो एक मिनिस्टर ही है। अब हम आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पे। देखो आर्टिकल 168 टू आर्टिकल नंबर 212 पार्ट नंबर 6, यहाँ पे हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। पर देखिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी हमें नहीं दिखती है। नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो कहीं पे आपको दिखेगा यूनिकैमरल, मतलब एक ही हाउस होगा, कहीं पे दिखेगा बाईकैमरल, मीन्स दो हाउस होंगे। अपर हाउस क्या होता है, काउंसिल, एंड लोअर हाउस कौन सा होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा, और ये क्या है, विधान परिषद, हिंदी में ये नाम बोला जाता है। अब देखो एट प्रेजेंट 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमें देखने को मिलती है। ये कौन कौन से हैं भाई? यूपी है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो ये 6 स्टेट हैं जहां पे हमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो अगर कहीं पे दो हाउस हैं तो गवर्नर, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये होगा पार्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 169, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स फॉर अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट। तो भाई पार्लियामेंट में बाय लॉ, क्या टर्म यूज की हुई है, मे बाय लॉ क्रिएट और अबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोसेस क्या है कि भाई जो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो एक रिजोल्यूशन पास करेगी, भाई क्रिएट करना है कि अबोलिश करना है, और वहां पे स्पेशल मेजोरिटी आपको यूज करनी होगी। मीन्स मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वही 368 वाली है ना। तो उससे आपको पास करना होगा, उसके बाद मैटर जाएगा पार्लियामेंट के पास और वो सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड करेगी। बट द टर्म इज मे बाय लॉ, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप एक्ट करो, ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 169 में हमने स्पेशल मेजोरिटी यूज की है, इसने स्टेट असेंबली ने। क्या कोई ऐसा दूसरा मैटर है या केस है जहां पे स्टेट असेंबली इस स्पेशल मेजोरिटी को यूज करती है? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये मेरा क्वेश्चन है। और देखो इसमें जो अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अंडर 368 नहीं माना जाएगा, ये चीज भी ध्यान रखना। ओके, आर्टिकल 169। अब भाई बात करते हैं असेंबली की कंपोजिशन। तो बहुत सारा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मैक्सिमम इज 500 और मिनिमम है 60, डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन साइज ऑफ स्टेट। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे,
ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो वही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, डीलिमिटेशन होगा, वो सब चीजें सेम रहेंगी। SC ST रिजर्वेशन होगा, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दोबारा नहीं देखेंगे। अब देखो जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, गोवा है, यहाँ पे मिनिमम नंबर 30 होंगे। ये कुछ चेंजेस हैं। मिजोरम नागालैंड यहाँ पे 40 एंड 46 होंगे। एंड सम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन सिक्किम नागालैंड दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो काफी कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ओके, स्ट्रेंथ कंपोजिशन ऑफ असेंबली में। ओके, अब आता है नॉमिनेटेड मेंबर। तो अगेन वही चीज है कि गवर्नर एंग्लो इंडियन से एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है, तो कोई मतलब है नहीं। अब आता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वही सेम चीज है, वही सेम चीज है, प्रिंसिपल्स भी वही रहेंगे। डिवाइड किया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, डीलिमिटेशन होगा। तो रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड वो थ्रू आउट द स्टेट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो जो काउंसिल है, अगर किसी स्टेट में 2 हाउस हैं तो काउंसिल भी होगी। तो इन डायरेक्ट इलेक्शंस यहां पे देखने को मिलते हैं। अब देखो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम क्या है 40 और मैक्सिमम क्या है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली तो असेंबली की साइज पे डिपेंड करेगा कि काउंसिल की साइज क्या होगी। ओके, इज दिस क्लियर? तो कोई नंबर फिक्स नहीं किया है, केवल आपको रेंज दे दी कि मिनिमम लिमिट ये है, मैक्सिमम ये है। तो पार्लियामेंट फिक्स कर देगी कि भाई एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। अब देखो इलेक्शन बड़े अजीबो गरीब ढंग से होते हैं, इनडायरेक्ट हैं। तो 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत वगैरह। 1/12 they are elected by graduates of 3 years. 1/12 elected by teachers of 3 years standing in state not lower in standard than secondary school. And 1/3 are elected by member of legislative assembly of the state from among persons who are not members of assembly. So 1/3 local bodies, 1/12 by graduates, 1/12 by teachers, 1/3 by members of legislative assembly. एंड जो रिमेनिंग है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। ओके, तो ये यहाँ पे ग्राउंड्स हैं। अब आप इसको कंपेयर करो, एक तो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन, यहाँ पे गवर्नर का नॉमिनेशन। तो क्या चीज सेम है, क्या डिफरेंसेस, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, मैनर ऑफ इलेक्शन। अब देखो मेंबर्स आर इलेक्टेड, वही PR सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑलराइट, एंड ये जो स्कीम बताई हुई है ये टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। ओके, सो पार्लियामेंट ऑथोराइज कर सकती है, इसको चेंज कर सकती है, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, दिस इज काउंसिल का कंपोजिशन, किस तरह से इलेक्शन वगैरह होते हैं। अब बात करते हैं मेंबरशिप की। तो अगर आपको MLA बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? भाई सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले। तो आपको ओथ लेनी पड़ेगी। एज 30 ईयर्स मिनिमम फॉर काउंसिल एंड 25 ईयर्स फॉर असेंबली। ओके, देन अदर क्वालिफिकेशन बाय पार्लियामेंट जो मिलती है RPA 51 में। तो देखिए आपको इलेक्टर होना पड़ेगा कंसर्न स्टेट की किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये चीज तो आपको कॉम्प्लाई करनी पड़ेगी। और गवर्नर के नॉमिनेशन के लिए आपको कंसर्न स्टेट का रेजिडेंट होना पड़ेगा। तो ये 2 कंडीशन है जो याद होनी चाहिए आपको। तो उस स्टेट की किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्टर होने चाहिए। ओके, अब अगर आप SC ST सीट पे इलेक्शन फाइट करना चाहते हो जो रिजर्व है, तो आप उस जो कम्युनिटी है उससे आपको बिलोंग करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन वही सब है जो हमने देखा था, बट यहां पे डिसीजन कौन लेगा? यहां पे गवर्नर लेंगे, एंड इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। अब आता है
लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर, इसको देख लेते हैं। कुछ चेंजेस हैं यहां पे। देखिए, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, मान लो कि जो असेंबली है, यहां पे बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और यहां से पास हो गया। अब ये जाएगा सेकंड हाउस में, जो क्या है, काउंसिल। तो यहां पे सेम प्रोसेस है जो हमने देखा था पार्लियामेंट में, ठीक है, वही प्रोसेस फॉलो होंगे। पास हो गया। अब ये बिल जो है ट्रांसमिट किया गया है टू काउंसिल। अब काउंसिल के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? या तो आप पास कर दो विदाउट अमेंडमेंट, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं होगा, है ना। मे पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न इट टू असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। या तो आप कुछ अमेंडमेंट कर दो और उसको रिटर्न कर दो असेंबली को फॉर रिकंसिडरेशन। अगर असेंबली ने मान लिया तब को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर नहीं माना तो फिर डेडलॉक हो गया है, ठीक है। आपने बिल रिजेक्ट कर दिया, अगेन डेडलॉक हो गया। भाई क्या करें? या आपने कोई एक्शन नहीं लिया, बिल जो है पेंडिंग है, तो भी डेडलॉक हो गया। अब वहां पे तो क्या था कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन था पार्लियामेंट में, बट यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे जो काउंसिल है उसके पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है। आप एट मैक्स 4 मंथ के लिए डिले कर सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पे जॉइंट सिटिंग नहीं होगी स्टेट असेंबली में, ये बात ध्यान रखना, ओके। तो भाई अगर ये सब चीजें हो गई, डेडलॉक आ गया है, तब क्या होगा? देखिए, जो पेंडिंग था ना, तो एटमैक्स आप 3 मंथ के लिए पेंडिंग कर सकते हो बिल को, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो अगर डेडलॉक हो गया है, तो अब वो जो बिल है वो असेंबली फिर से पास करेगी, ठीक है। असेंबली विद और विदाउट अमेंडमेंट, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो काउंसिल है उसके पास फिर से भेजेगी। अब विद इन 1 मंथ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। या तो आप पास कर दो, आप रिजेक्ट कर दो, आप अमेंडमेंट कर दो, आप पेंडिंग रख लो, ठीक है। बट 1 महीने का ही टाइम आपके पास है, ओके। उसके बाद आपको बिल भेजना ही पड़ेगा, ओके। और यहां पे कोई कंपलसरी नहीं है कि असेंबली आपकी रिकमेंडेशन को माने, नहीं। पूरी पावर यहां पे असेंबली के पास है, ठीक है। पूरी पावर यहां पे असेंबली के पास है। तो देखा जाए तो जो काउंसिल है वो एट मैक्स 4 मंथ के लिए एक बिल को डिले कर सकती है, 4 महीने के लिए बस। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 4 महीने के लिए आप डिले कर सकते हो। जॉइंट सिटिंग नहीं होगी भाई, जब पावर ही नहीं है काउंसिल के पास, तो क्या मतलब है जॉइंट सिटिंग करने का, ठीक है। अब मान लो इसका उल्टा केस है कि काउंसिल से बिल जो है वो स्टार्ट हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, ओरिजिन है, और ये गया कहां पे, असेंबली में, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो कहानी वहीं खत्म हो गई। बिल एंड हो गया, डेड हो गया है, ठीक है। व्हेन अ बिल विच हैज ओरिजिनेटेड इन द काउंसिल एंड वाज सेंट टू द असेंबली इज रिजेक्टेड बाय द असेंबली, द बिल एंड्स एंड बिकम्स डेड। वो डेड हो जाएगा बिल, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आता है असेंट ऑफ द गवर्नर। तो भाई बिल पास हो गया दोनों हाउस से, अब गवर्नर के पास गया, तो उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? या तो हाँ कहेंगे, या मना कर देंगे, या रिटर्न कर देंगे फॉर रिकंसिडरेशन। अगर इस केस में बिल जो है वो वापस पास होके आ गया, तब आपको हाँ बोलना पड़ेगा, तब कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और आप रिजर्व भी कर सकते हो बिल को। कब कब करना होगा ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लो रिजर्व कर दिया फॉर प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट या तो असेंट देंगे, या विदहोल्ड कर लेंगे, या रिटर्न कर देंगे फॉर रिकंसिडरेशन। यही 3 चीजें बचती हैं। अब अगर बिल को रिटर्न किया है, तो विद इन 6 मंथ हाउस को डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको बिल को पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस बिल को आप फिर से प्रेजेंट कर रहे हो प्रेसिडेंट को, ठीक है, विद और विदाउट अमेंडमेंट। बट यहां पे कंपलसरी नहीं है वो प्रेसिडेंट कि वो असेंट दें, ठीक है। तो दिस इज यूनिटरी फीचर, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन
whether it is obligatory on the part of president to give assent to such a bill or not। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई आता है मनी बिल। तो मनी बिल सेम चीज है जो हमने देखा था पार्लियामेंट में। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, जो असेंबली है वहीं पे करोगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नमेंट बिल होगा, केवल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब ये बिल पहुंचाए गवर्नर के पास तो या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे, आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि गवर्नर ने पहले ही ओके बोल दिया तो वो फिर भी ओके बोल देंगे। ठीक है, व्हेन अ मनी बिल इज रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो उनके पास भी लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ या ना, आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। ओके, तो दिस इज अबाउट मनी बिल। अब देखो, अगर हम देखें काउंसिल वर्सेस असेंबली, तो एज सच काउंसिल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना, क्योंकि आप एटमैक्स 4 मंथ के लिए डिले कर सकते हो। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं उसमें भी कोई इफेक्टिव से होता नहीं है। एंड काउंसिल रहेगी या नहीं रहेगी ये खुद कौन डिसाइड कर रहा है? असेंबली डिसाइड कर रही है। ठीक है, बिकॉज द काउंसिल कैन बी अबोलिश बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ असेंबली। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ काउंसिल। और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर ये एंड होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फैक्चुअल है बट फिर भी याद तो करना पड़ेगा। तो जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपका रिव्यू है, आप हमें दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।